आवाज नहीं आ रही आवाज। आ गए सब लोग। आप देखो एक बार लगा के कान में, मेरी फोटो आ रही है, मेरी फोटो आ रही है। आप लोग सब आ गए? जी गुरुदेव, मैं तो आ गया गुरुदेव। नमस्कार। अभी 6 जने है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कल कौन कौन था क्लास में? कल कौन कौन था क्लास में? गुरुदेव मैं तो था नहीं सर गुरुदेव, बाकी नहीं, आपको तो आज ऐड किया तो कल कहाँ से होंगे आप? जी मैंने कहा कि मैं था नहीं गुरुदेव। कल कौन कौन था आपके अलावा? मैं था सर। अच्छा, कल इंट्रोडक्शन क्लास थी। आप लोगों को कैसी लगी थी कल की क्लास? कल की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट, आप लोगों को जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनको कल की क्लास की रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे। कल की क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, ये नाड़ी जो है वो सूक्ष्मतम ज्ञान है। ये 12,500 साल पहले रघु ऋषि जो थे उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये पारशर जो अपने वैदिक ज्योतिष थे उससे भी कई वर्षों पहले की विद्या है। इसमें नाड़ी से जो है वो काफी चीजें सटीक पता लगती हैं, तो मैं आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगा। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। मैं कुछ नोट्स भी डालता हुआ जा रहा हूँ, तो आप लोगों को नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पर मिलेंगे। बाकी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो रिकॉर्डिंग से आपको काफी चीजें मिलेंगी। मैं ये बताता हूँ आपको कि पहले भाव से अपन को क्या क्या चीजें पता लगती है, दूसरे भाव से क्या क्या चीजें पता लगती है, तीसरे भाव से क्या क्या चीजें पता लगती है, चतुर्थ भाव से क्या क्या चीजें पता लगती है, पंचम भाव से क्या क्या चीजें पता लगती है। और इसमें जो नाड़ी लिंक बनता है वो सबसे पहले समझना चाहिए। इसमें जो नाड़ी लिंक जो बनता है वो बनता है एक, मतलब लग्न को जरूर लेना है। कुछ लोगों का मत है कि लग्न को नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये गलत है। लग्न को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से पढ़ा हूँ जिन्होंने भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी को अलग अलग बनाया। देखिए दोनों चीज अलग है, भृगु नाड़ी अलग है और नंदेश्वर नाड़ी जो CS पटेल साहब ने लिखी है वो अलग है। मैंने कल ये भी बताया था नेटल चार्ट्स में दोनों में 113 चार्ट तो भृगु नाड़ी में है और नंदेश्वर नाड़ी में केवल 2 चार्ट है। लेकिन RG राव साहब का जब 1992 में डेथ हुई, उन्होंने जितनी भी नाड़ी से रिलेटेड जो भी मटेरियल था उसको संकलन किया था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद में उसके किताब के साथ छेड़खानी हुई और ये नंदेश्वर नाड़ी और रघुनंदी नाड़ी को मिला के रघुनंदी नाड़ी बना दिया गया, जो आज अपन लोग सीख रहे हैं। सब दोनों का अलग अलग सीखेंगे तो काफी अलग ये गूढ़ विद्या है। लेकिन जो अभी चल रहा है ट्रेंड,
मैं भी उसी पर ही आपको पढ़ाऊंगा। जो रघुनंदी नाड़ी है, ये इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक तो कॉम्बिनेशंस को लेते हैं, मतलब इसमें जो नाड़ी लिंक बनेगा वो बनेगा आपका 1, 5, 7, 9, 11, 12 और 2, मतलब लग्न से दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां और 12वें का जब संबंध बनता है इसको नाड़ी लिंक बोलते हैं। इसमें सभी ग्रहों से अगर ये लिंक बन जाता है, अलग अलग ग्रहों का इफेक्ट जो है उससे पता लगता है और इसके प्रिडिक्शन जो आएंगे, मैं आपको कल भी मैंने मेरी क्लास में लाइव प्रिडिक्शन करके दिखाए थे और वो सभी प्रिडिक्शन लगभग मतलब 99.99% परफेक्ट रहे। तो इसी तरह आप भी इस कुंडली से या किसी जातक की कुंडली से ये बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। इसमें नक्षत्र का भी प्रभाव आता है। जिस नक्षत्र में अगर जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, आप अपना भी चार्ट एक बार देख लेंगे। जैसे किसी की कुंडली में यदि शनि और राहु एक जगह पर हैं, तो ऐसा जातक को जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना 33 वर्ष के बाद उसकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बनी होती है। आप लोगों ने ऐसे कई चार्ट देखे होंगे जिसमें ऐसा आया होगा। इसके अलावा अगर सूर्य के साथ गुरुदेव एक केतु का सेकंड, संबंध एक रिक्वेस्ट है गुरुदेव, जैसे आपके आपने है, हेलो, आपके राहु और शनि एक साथ हैं। नहीं ये मतलब मतलब ये शनि चौथे घर में बैठे हैं और राहु 10वें घर में बैठे हैं गुरुदेव, तो ये 7वीं दृष्टि हाँ, तो तो बन गई ना। ये संबंध बना, तो इसमें क्या है कि व्यक्ति का जो है वो 33 साल की उम्र के बाद में प्रोफेशनल लाइफ सेट होती है। और दूसरा इसका जो इफेक्ट आता है, जो मैक्सिमम इसकी जो खराब समय जो रहता है व्यक्ति का, वो 26 से और 33 साल में रहता है। आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रिडिक्शन और बताता हूँ मैं, फिर अपन क्लास पर चलेंगे। ये प्रिडिक्शन मैंने कल भी बताया था, ये सटीक प्रिडिक्शन है बिल्कुल। अगर सूर्य किसी के लग्न में बैठा हुआ है, मतलब किसी भी भाव में हो, उससे दूसरे और 12वें भाव में अगर केतु है, तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी को पैसा उधार देंगे तो मिलने में बहुत कठिनाई होगी और उसके बैक में जरूर पेन मिलेगा। बैक में क्या ये पेन मिलेगा? गुरुदेव ये हाँ, अगर जैसे एक मैं मतलब प्लीज थोड़ा सा मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सूर्य 12वें भाव में हो और केतु चौथे भाव में हो, तो ट्राइन से संबंध तो बन जाएगा गुरुदेव। नाड़ी लिंक बन गया। मैंने बताया था सबसे पहले कि नाड़ी लिंक में दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां और 12वां ये नाड़ी लिंक है। ये मतलब अपन इनमें से एक साथ कैसे भी मौज बन करेंगे जाएंगे। तो ये नाड़ी लिंक बनेगा। तो नाड़ी लिंक में बैक में प्रॉब्लम की शिकायत वेरी रहेगी ट्रू गुरुदेव, बिल्कुल ठीक बात है, और इतनी रही है जिसका हिसाब नहीं है, और पैसा अगर किसी को देंगे तो अटक जाएगा। जिंदगी भर में अटका है गुरुदेव, जिंदगी भर में अटका है। हाँ, तो ये प्रिडिक्शन है। ऐसे जैसे प्रिडिक्शन में आपको कम से कम भी नहीं तो मैं आपको 1500 प्रिडिक्शन लिखाऊंगा और आप इसको याद कर लें, तो ये प्रिडिक्शन आप किसी भी कुंडली नेचुरल चार्ट में देखेंगे तो वो आपको दिखेंगे। अब मैं आपको आज की क्लास शुरू करता हूँ। कोई बीच में आवाज आ रही है, म्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये क्लास आप लोगों को समझ नहीं आएगी और रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आएगा। मेहरबानी करके जो भी म्यूट कर लें, और बाद में अगर किसी को भी कोई आपत्ति है तो मुझसे पूछें। चलिए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। देखिए, पहले भाव से जो देखते हैं, प्रथम जो है उसको लग्न भाव या तनु भाव भी बोला जाता है। जातक के शरीर का सुख देखा जाता है, उसका स्वभाव देखा जाता है, उसका रूप रंग देखा जाता है, उसका शरीर का कद पता लगता है, या उसका कैसा लचीला बदन है या थोड़ा कटीला बदन है या लंबा शरीर है, या उसका ये बताता है कि वो किस तरह से उसका शरीर है।
आरोग्य कैसा है, आयुष्य कैसी है, तेजस्वी उसका है या नहीं है, व्यक्ति में यश है या नहीं है, उसका ललाट कैसा है, उसका माथे का जो है वो बनावट कैसी है, उसका वर्ण कैसा है, उसका जन्म की कोई निशानी अगर है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जन्म की निशानी कैसे देखते हैं। यदि सबसे बड़ी चीज पूर्व दिशा भी लग्न से ही देखी जाती है और ये धर्म त्रिकोण भी है। 1, 5 और 9 जो है वो धर्म त्रिकोण है। मैंने ये और बताया था आप लोगों को कल कि धर्म त्रिकोण इसमें जो ट्राइन का जो संबंध बनता है वो बड़ी अच्छी चीज है। ट्राइन का जो संबंध है 1, 5, 9 जो धर्म त्रिकोण है उससे हम 3 पीढ़ी को चेक कर सकते हैं। मतलब लग्न जो है आपका वो आपका प्रेजेंट लाइफ है, मतलब ये जो आपकी जीवन चल रहा है वो है आपका लग्न। इसके बाद जो पंचम भाव है आपका वो आपकी अपकमिंग आपकी लाइफ है। इसको नाड़ी में और जो आपका 9th हाउस है वो आपका पास्ट बताता है, आपका पास्ट क्या रहा है। नाड़ी में इसको जो रघुनंदी नाड़ी बीबी रमन साहब ने भी लिखी है और हाजी राव साहब ने उसको कलेक्ट किया। एक कई मतलब साउथ के ज्यादातर राइटर रहे हैं जिन्होंने नाड़ी को लिखा है, क्योंकि ये जो नाड़ी का जो शुरू में प्रादुर्भाव हुआ वो तमिल से हुआ है। तो इसमें जन्म, जन्मा, अनुजा, अनुजन्मा और त्रिजन्मा ये 3 को धर्म त्रिकोण में माना जाता है। तो जन्मा जो है वो आपका लग्न है, जन्मा मीन्स दिस लाइफ। इसके बाद अनुजन्मा जो है अपकमिंग लाइफ, वो आपका 5th हाउस है और उससे संतान मैंने बताया था 3 और लाइफ देख सकते हैं धर्म त्रिकोण से। लग्न आप स्वयं है, पंचम भाव आपका पुत्र है और 9वां भाव आपके पिता हैं। वापस 9वें से 10वां जो है वो पंचम भाव जो आपके दादा है। तो इससे 3 पीढ़ी तक अपन किसी को भी देख सकते हैं, अपन 3 पीढ़ी का प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। त्रिजन्मा में जो है इंग्लिश में 3 को बोलते हैं 3 और जो तमिल है उसमें 3 का मतलब पास्ट है। अनुजन्मा में जैसे अनु मीन्स स्मॉल, छोटा, और इंग्लिश में अनु मीन्स स्मॉल, और जो तमिल है उसमें अनु का मतलब अपकमिंग लाइफ है। तो इस तरह से धर्म त्रिकोण जो है वो 1, 5 और 9 का जो संबंध है वो ट्राइन में बड़ा यूजफुल काम करता है। और इसमें नाड़ी लिंक भी मैंने बताया था कि 1, 5, 7, 9 ये विशेष रूप से नाड़ी लिंक बनाते हैं। वैसे तो 2, 12 और 11 भी नाड़ी लिंक बनता है। इसके अलावा जो सेकंड मैंने बताया था अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10 का जो है वो प्लानिंग और एक्शन है, मतलब आदमी क्या करता है और क्या उसकी प्लानिंग है, ये आपका अर्थ त्रिकोण बताएगा। तीसरा जो आपका काम त्रिकोण है 3, 7, 11 का जो त्रिकोण है वो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, मतलब आपको काम करना है या नहीं करना है ये आपको काम त्रिकोण बता देगा। उसके बाद जो मोक्ष त्रिकोण है जो 4, 8, 12 का ट्राइन है, इसमें ट्राइन का बहुत ज्यादा महत्व है। नाड़ी में ट्राइन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, वो आपकी पास्ट लाइफ को बताता है। आपका जैसे 12वां भाव जो है वो बता देगा कि आपकी पास्ट लाइफ में आप किस लाइफ को ट्रेवल करके आए। मैंने ये भी बताया था कल कि व्यक्ति जो है वो 1 से और 144 साल तक मनुष्य योनि में जन्म ले सकता है उसके कर्मों के अनुसार। हो सकता है कईयों को एक ही जन्म मिले, कईयों को 144 बार भी मिले, लेकिन 144 के बाद उसको जन्म मनुष्य योनि में नहीं मिलता।
ऐसे 84 लाख योनियों में जो है का मैंने विवेचन भी बताया था कि 84 लाख जो योनियां हैं उसको व्यक्ति पार करके और मनुष्य योनि में जन्म लेता है। लेकिन ये जो 84 लाख जो योनियां हैं उसमें आपके पेड़ पौधे भी हैं, ये ध्यान रखिएगा, नाड़ी सिद्धांत में बताया हुआ है। तो ऐसा है जो पेड़ पौधों के अपन जीव मानते हैं उसका भी 84 लाख योनियों में विवरण है कि उसमें भी व्यक्ति जन्म ले सकता है ना। तो अपन को कभी कोई पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उससे भी अपन अपने कर्मों को खराब करते हैं। अब अपन क्लास पर अपन चलते हैं। पहला मैंने बताया था कि अपन को प्रथम भाव से क्या क्या चीजें पता लगती है। इसके बाद जो सेकंड हाउस जो है उससे व्यक्ति की संपत्ति की स्थिति का पता लगता है, क्योंकि ये व्यक्ति का बैंक बैलेंस है। पैतृक संपत्ति भी इसी से देखते हैं, परिवार भी इसी से देखते हैं, और एक आश्रित लोग जो आप पर डिपेंडेंट हैं वो भी इसी से देखते हैं। कहीं आंख इसी से देखते हैं, मुंह इसी से देखते हैं, दांत इसी से देखते हैं, व्यक्ति की बोली कैसी है वो भी इसी से देखी जाती है, व्यक्ति की नाक इसी से देखी जाती है, व्यक्ति की रुचि क्या है ये भी इसी से देखा जाता है, व्यक्ति का गला गर्दन भी इसी से देखे जाते हैं। ये मारक भाव भी माना जाता है। विशेष रूप से धन स्थान है, और दूसरा अर्थ त्रिकोण भी है, मैंने अभी आपको बताया था। मूल्यवान वस्त्र भी इसी से देखे जाते हैं, व्यक्ति की पहनावा जो है वो भी इसी से देखा जाता है। आपके स्वर्ण के आभूषण पहनने का, जैसे एक मैं आपको उदाहरण दे दूं, अगर किसी के बृहस्पति सेकंड भाव में है या अष्ट भाव में भी सेकंड में आया है, तो व्यक्ति को गोल्ड पहनने का बड़ा शौक होगा। मेरा चार्ट है, मुझे गोल्ड का बड़ा शौक है। तो ये लग्न में भी है, मेरे एपी में लग्न में है मेरा उच्च का, तो ये मुझे ये शौक है, और इससे सब चीजें पता लग जाती है सेकंड भाव से, है ना। बृहस्पति इसकी कारक जगह भी है। आप लोगों को कारक जगह तो सभी को पता होगी कि कौन से प्लेनेट की कारक जगह कौन कौन सी है। अब अपन थर्ड हाउस पे आते हैं, इसको पराक्रम भाव भी बोला जाता है, इससे साहस देखा जाता है, व्यक्ति का धैर्य भी इसी से देखा जाता है कि पेशेंस कितना है। इसके बाद जो आपका लघु भ्राता है वो भी इसी से देखे जाते हैं। इसके बाद आपके लड़का जो आपका क्या बोलते हैं, कोई अगर रक्त संबंधी अगर कोई आपको रोग है वो भी इसी से देखा है। लेखन शैली भी इसी से देखी जाती है, पसलियां इसी से देखी जाती है, दायां कान इससे देखा जाता है, कंधे इससे देखे जाते हैं, हाथ इससे देखा जाता है, बुद्धि इससे देखी जाती है, कर्तव्य व्यक्ति का, आपको आपका क्या कर्तव्य है अपने घर के प्रति या किसी अपने मित्र के प्रति या किसी भी जो डिपेंडेंट है उनके प्रति आपका कर्तव्य क्या है वो भी इससे देखा जाता है। इसके बाद जो है वो यातायात करने का आपको वो भी इसी से देखा जाता है। पत्र व्यवहार मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो भी इसी से देखा जाता है। इसके बाद आयु, कि आप लोगों को शायद कम लोगों को पता होगा, आयु और मृत्यु का विचार भी इससे किया जाता है, और ये काम त्रिकोण में माना जाता है। सम्मान और पदक भी इससे देखे जाते हैं। व्यक्ति को क्या चीज पसंद है, जैसे कंदमूल खाने की अगर किसी को शौक है तो ये भाव बहुत अच्छा होगा। आहार मतलब व्यक्ति जो कंदमूल में आहार लेता है वो भी इसी से देखा जाता है। तो जितने भी अपने देश में जैन मुनि हैं उनका थर्ड हाउस बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद चौथा भाग जो है, चौथा जो हाउस है वो माता है, माता का सुख है, व्यक्ति का स्वयं का सुख है, ऐश्वर्य है, विद्या है, आपके बंधु बांधव है, मीन्स फ्रेंड सर्कल जो है,
वो भी इसी से देखे जाते हैं। वाहन का सुख है वो भी इसी से देखा जाता है। आपके घर में कोई दुधारू जानवर है वो भी इसी से देखा जाता है। आपकी चतुष्पाद जो है, मतलब घर में कोई चार पैर, पहले चतुष्पाद को अपने चार पैर वाले जानवर बोलते हैं, आज की तारीख में उसको गाड़ी बोलते हैं, क्योंकि नाड़ी में जो है वो चतुष्पाद लिखा हुआ है, लेकिन आजकल उसको गाड़ी की संज्ञा दी है। तो चार पहिए की गाड़ी भी आपके इसी से देखी जाती है। जमीन जायदाद इससे देखी जाती है, बाग बगीचे इससे देखे जाते हैं। खान अगर किसी के है, मतलब माइंड जो है वो इससे, कोई का जल साधन का अगर कोई है तो वो भी इससे जाता है। खेती बाड़ी इसी से देखी जाती है। उद्योग इसी से देखा जाता है। चेस्ट इससे देखा जाता है। फेफड़े इससे देखे जाते हैं। मन इससे देखा जाता है। हृदय इससे देखा जाता है। उत्तर दिशा इससे देखी जाती है। मोक्ष त्रिकोण यह है, मैंने बताया था आपको, 4 8 12 जो है वो मोक्ष त्रिकोण। और केंद्र स्थान भी इसको बोलते हैं। पति पत्नी का व्यवसाय भी इससे देखा जाता है। ससुर के साथ अगर कोई अपवाद है वो भी इसी से देखा जाएगा। भोजन जो है व्यक्ति कैसा, मतलब धीरे धीरे करता है, जल्दी करता है, वो भी इसी से देखा जाता है। और शास्त्र का ज्ञान है वो भी इसी से पता लगता है। तो देखिए इतनी चीजें हैं, आप लोगों को शायद कम पता होगी कि कितने एक एक भाव से कितनी चीजें देखी जाती है। इसके बाद पंचम भाव जो है उसको संतति भाव बोलते हैं। इससे बुद्धि, लेखन, काव्य, व्यक्ति का मतलब काव्य करने का, कवि का, जो कई लोगों को काव्य का शौक होता है। और एक पद भ्रष्टता भी इससे देखी जाती है, और पद स्पष्टता भी इससे देखी जाती है। विद्या, मंत्र, ग्रंथ का नॉलेज, चातुर्य, लॉटरी, सट्टा, धन, मतलब सट्टे से धन या लॉटरी से धन या अकल्पित धन, फास्ट कैसे के बाद पैसा आता है वो भी पंचम भाव से पता है। स्त्री प्रेम, रीढ़ की हड्डी, वासना और बाह, पेट, प्रेम संबंध, हृदयशील, और ये जो त्रिकोण है ये आपके धर्म त्रिकोण की संज्ञा में लिया जाता है। इसके बाद जो छठा भाव है वो उसको रोग भाव, रिपु भाव और शत्रु भाव बोला जाता है। इससे शत्रु, रोग, ऋण, संकट, आबरू, शत्रु, किसी चीज का नाश होना, चोर का भय, मातृ घराना मतलब मामा का घर, ये भी इसी से देखा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि इससे किस तरह से पकड़ते हैं, और आप बोलेंगे किसी को तो 100% हाँ भरेगा। सौतेली माँ भी इसी से देखी जाती है। कर्जा भी इसी से देखा जाता है। नौकरी भी इसी से देखी जाती है। व्यक्ति कितना नामी है वो भी इसी से देखा जाता है। जैसे अगर राहु किसी के छठे भाव में है तो व्यक्ति काम नाम कमाएगा, मतलब कमांडिंग रहेगा, है ना। और एक कमर इसी से देखी जाती है। अनिष्ट स्थान है ये। दूसरा, छोटी आंत भी इससे देखी जाती है। और इसे धर्म, ये अर्थ त्रिकोण की संज्ञा दी जाती है। 2 6 10 जो है अर्थ त्रिकोण, कलह और कैद भी इससे देखा जाता है। इसके बाद जो सप्तम भाव है वो वैवाहिक सुख का है, साथी का है, पार्टनरशिप का है। मतलब साथी आपका वैवाहिक साथी भी हो सकता है और आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। उसका स्वरूप कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, व्यक्ति को सुख है या नहीं है। व्यभिचार भी इससे देखे जाते हैं। कद और कब्जा भी इसी से देखा जाता है। प्रतिस्पर्धा भी इससे देखी जाती है। स्वतंत्र व्यवसाय करेगा या साथ में काम करेगा वो भी इसी से देखा जाता है। मारक स्थान भी इसको माना जाता है। और ये काम त्रिकोण भी माना जाता है। दत्तक पुत्र भी इसी से देखते हैं।
अधिकारों का नाश भी इसी से देखा जाता है और परदेश गमन के लिए भी इस भाव को दिया जाता है। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे देखते हैं परदेश गमन को। मतलब जैसे एक मैं उदाहरण दे दूं आपको, किसी के राहु 12वें भाव में बैठ गया और कर्क राशि सप्तम भाव में है और चंद्रमा वहां पर विराजमान है, तो व्यक्ति की विदेश यात्रा होगी। चोर की भी इसी से देखा जाता है, व्यक्ति को चोरी हुई है क्या, ये सभी चीजों का ज्ञान अपन सप्तम भाव से लेते हैं। अष्टम भाव जो है वो व्यक्ति का मृत्यु भाव भी बोलते हैं, अपमृत्यु भी बोलते हैं, जो एक्सीडेंट बोलते हैं ना, एवं अनेक कारण से आयुष्य की हानि वो भी इसी से देखते हैं। चिंता, पीड़ा, कोई बड़ा रोग भी इससे देखा जाता है, कोई बड़ा शत्रु इससे देखा जाता है, बड़ी आंत इससे देखी जाती है, गर्भाशय इससे देखा जाता है, ससुराल इससे देखा जाता है, आगे पीछे का जन्म भी इससे देखते हैं। ठीक है, आगे मैंने बताया था ना अभी आपको कि जो आपका जो मोक्ष त्रिकोण है वो आपका पास्ट लाइफ, अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया, तो वो भी इससे देखा जाता है। और व्यक्ति कितना सत्य या असत्य बोलता है वो भी इससे पता लगता है, और ये एक तरीके से अशुभ स्थान में माना जाता है। और इसके अलावा एक गूढ़, मतलब व्यक्ति को गूढ़ विद्या भी ये भाव देता है। नवम भाव जो है वो व्यक्ति की कीर्ति, धर्म, तीर्थ यात्रा, सुदूर यात्रा, मतलब दूर की यात्रा, दूर में विदेश यात्रा भी शामिल है, जिसमें नवा भाव भी उसका, नवा और 12वां भाव देखा जाता है। वैसे ऐसा माना जाता है कि तीसरा भाव शॉर्ट ट्रेवल के लिए है और 9th हाउस जो है लॉन्ग ट्रेवल है और 12वां भाव जो है विदेश यात्रा है। इसके अलावा पिता और आपके पितृ जो हैं वो भी इसी से देखे जाते हैं, वृद्ध लोग जो हैं वो भी इसी से देखे जाते हैं, जो आपके सिस्टर्स हैं वो भी इसी से देखे जाते हैं, गुरु वो भी इसी से देखे जाते हैं, साले और साले के रिश्तेदार वो भी इसी से देखे, भाभी वो भी इसी से देखी जाती है, उच्च शिक्षा भी इसी से देखा जाता है। और इसको धर्म त्रिकोण में माना गया है। मैंने बताया था आपको 5, 7, 5, 9 और 1 ये धर्म त्रिकोण है। इसके बाद उत्तम कुल में जन्म है या कैसे कुल में जन्म है वो भी इसी से देखा जाता है। और किसी का कितना प्रताप है, मीन्स फेमस सिटी कितनी है, वो भी इससे देखिए। व्यक्ति कितना सज्जन है या दुर्जन है वो भी इसी से देखा जाता है। संगीत में रुचि है और वो कितना ऐश्वर्य उसको मिला है वो भी नवम भाव से देखा जाता है। दशम भाव जो है वो कर्म भाव है, उससे व्यक्ति का काम देखा जाता है, काम के लिए जो सुख है वो उससे देखा जाता है, पिता से कितना सुख मिलता है वो भी इसी से देखा जाता है, और कर्तव्य इससे देखे जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति कितनी लेता है, व्यवसाय के अधिकार इससे देखे जाते हैं, सम्मान और कीर्ति इससे देखी जाती है, कोई भी व्यापार कैसा चल रहा है वो इससे देखा जाता है, उठना इससे देखा जाता है, स्वास्थ्य का जो है वो भी इसी से पता लगता है, यात्रा और ऋण वो भी इससे पता लगती है, दक्षिण दिशा का ये स्वामित्व करता है, ये कितना व्यक्ति बलवान है और कैसा है, शुभ है या अशुभ है किसी के लिए, वो भी दशम भाव से पता लगता है। इसको केंद्र भाव भी मानते हैं और अर्थ त्रिकोण मानते हैं। संन्यास भी इसी से देखा जाता है, वेद और यज्ञ का ज्ञान, मंत्र सिद्धि का ज्ञान भी इसी से देखा जाता है। 4वां भाव जो है वो दर्जन का है, मतलब पैसे आपको अर्निंग का भाव माना जाता है, और एक आपके इच्छा पूर्ति को भी ये भाव इंडिकेट करता है, सभी प्रकार के लाभ, सिद्धि, और पिता तुल्य व्यक्ति कोई है, जैसे बड़े भाई जो है, बड़ी बहन जो पिता जैसा सुख दे वो भी इसी से देखते हैं। डरपोक भी, इससे कितना व्यक्ति डरपोक है वो भी इससे पता लगता है।
इसके बाद जवाई जो है, आपके जैसे घर जवाई है या दूर रहते हैं, ये भी इससे पता लगता है। और बायां कान इससे पता लगता है, इसको काम त्रिकोण में गिना जाता है। और स्वाधिकार जो है, मतलब व्यक्ति कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है आपके जो घर वाले हैं उनके लिए, वो भी इससे ही पता लगता है। और ये अच्छा भाव है, इसको लाभ भाव भी बोलते हैं। उसके बाद द्वादश भाव जो अंतिम भाव है, वो खर्च है, पीड़ा है, आपत्ति है, ऋण है, शत्रु है, दंड है, कैद है, कुकर्म है, दैया सुख है, परदेश गमन है, बाई आंख है, और पैर के तलवे हैं। और ये बेहद अशुभ स्थान माना गया है, लेकिन ये मोक्ष भाव की भी माना गया है, और इसको मोक्ष त्रिकोण में भी दिया जाता है। संन्यास भी इसी से देखा जाता है। और एक शीलता और भ्रष्टता कितनी व्यक्ति है, वो भी इससे पता लग जाती है। व्यक्ति में आपने एक चीज सुनी होगी कि व्यक्ति कितना, इसको ओसीडी बोलते हैं, मतलब कितना संयमित जीवन है व्यक्ति का, वो भी 12वां भाव बता देता है। बुआ का भी पता इसी से लगता है, और चाचा का पता भी इसी से लगता है। और व्यक्ति की मनोव्यथा क्या है, मतलब मन की क्या सोच रहा है, वो भी इससे पता लग जाता है। तो ये मैंने 1 से और 12 भाव तक आपको बताया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कि ये डिटेल है, और मैं डिटेल को चाहूंगा कि मैं शायद इसको ग्रुप में डाल सकूं, नहीं तो रिकॉर्डिंग में तो है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मैं आगे चलता हूँ। जी गुरुजी, डाउट नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा ताकि रिकॉर्डिंग थोड़ी सी अच्छी तरह बने, क्योंकि रिकॉर्डिंग जितनी आपके पास ज़्यादा आएंगी उतना आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा रहेगा। देखिए, फर्स्ट हाउस तो जो है व्यक्ति का लग्न है। सेकंड हाउस में मैं आपको कुछ प्रेडिक्शंस बताऊंगा। व्यक्ति की वाणी और भोजन जो है, अगर चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को हमेशा लिक्विड पसंद आएगा। जैसे दूध से बने हुए पदार्थ, या कोई भी दूध के डूबे हुए पदार्थ, या कोई लिक्विड जो है, वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति को मीठा पसंद होगा। उसमें भी व्यक्ति जैसे जलेबी, गुलाब जामुन, इसके अलावा तीखा और गर्म चीज ज्यादा पसंद करता है। जैसे उसमें, जैसे लाल चीजें जो हैं, मतलब जो मंगल को डिनोट करती हैं, मैंने मतलब कारकत्व जो है, मैंने उसमें आज अभी एक वो डाला था कि व्यक्ति को जो कारकत्व है किसी के भी, तो मंगल के कारकत्व क्या है, गर्म चीज है, तीखा है, मीठा है। मीठा भी मंगल को डिनोट करता है, और तीखा भी मंगल को डिनोट करता है। और गरम भी, मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा गरम खाना खाना पसंद करता है। ये जैसे व्यक्ति टमाटर खाना बहुत पसंद करता है, टमाटर सॉस पसंद। अगर तीसरे भाव में बुध बैठा हुआ है, सॉरी दूसरे भाव में, अपन दूसरे भाव पे ही चल रहे हैं अभी, बुध दूसरे भाव में भी बैठा है तो व्यक्ति मतलब थोड़ा सा अटक करके बोलने में, टुकड़े टुकड़े में बोलने की उसको आदत होती है। जैसे अध्यापक बोलते हैं ना, किसी को बोल दिया फिर समझा दिया, फिर बोल दिया फिर समझा दिया, इस तरह टुकड़े टुकड़े करके बोलने की हैबिट होती है। और व्यक्ति खाना भी बड़ा टुकड़े टुकड़े करके खाता है, मतलब धीरे धीरे खाने की आदत होती है। और देखिए, बुध को आपके नाड़ी में भी, वैदिक में भी जो है, राजकुमार की संज्ञा दी हुई है, और वो एक तरीके से राजा का बच्चा है। इसके अलावा बुध के जिनके सेकंड हाउस में, उनको हरी चीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी।
मतलब सलाद खाना पसंद करते हैं या हरी सब्जियां खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। गुरु अगर दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति वाणी से सलाहकार होता है, मतलब सलाह बहुत ज्यादा देते हैं और ऐसे व्यक्ति पढ़ाने में निपुण होते हैं। और खाने में इनको आलू बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और आलू की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद मिलेगी इनको खाने में। आलू की चिप्स बहुत ज्यादा पसंद होगी इनको और कभी कभी तली हुई चीज भी पसंद करते हैं। दूसरे भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो व्यक्ति की वाणी भी बहुत ज्यादा मधुर हो जाती है और ये सुंदर सुनने की इनको हैबिट्स होती है। हमेशा सुंदर सुनते भी हैं, सुंदर ये वैल्यूएबल बोलते हैं। हमेशा जो भी बोलेंगे वो उसमें वैल्यू होगी कुछ। और ब्रांडेड ये उनको पहनने की आदत होती है और पैसे का भोग जो है वो भी अच्छा करते हैं। मतलब अगर ये कपड़े भी खरीदने जाएंगे ये ब्रांडेड खरीदेंगे, कोई भी चीज खरीदेंगे तो भी ब्रांडेड खरीदेंगे। खाने में इनको चावल दही ये बहुत ज्यादा पसंद होता है और हमेशा अगर खाना खाएंगे तो ये थाली को सजा कर खाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि एक सब्जी होगी खा लिया, ऐसे नहीं, वो दो सब्जी होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, दही होना चाहिए। इस तरह से पूरी सब्जी थाली को सजा कर खाने की हैबिट होती है। दूसरे भाव में अगर शनि होता है तो व्यक्ति प्रश्न ज्यादा करता है और चालाक भी होता है थोड़ा। और ये बार बार चेहरे पर हाथ लगाने की इनकी हैबिट होती है और कभी कभी ये नीचे देखकर कभी ऊपर देखकर इस तरह की भी इनकी हैबिट आपको मिलेगी। और ये किसी को हमेशा नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। बासी और ठंडा खाना भी इनको अच्छा लगता है और खाने में इनको उड़द की दाल और राजमा पसंद होते हैं। इसके बाद राहु जो है, अगर राहु दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति को अधिकतर चुप रहने की आदत होती है, पर अगर वो अगर बोलने लगता है तो 10,000 मतलब व्यक्तियों को भी पीछे छोड़ देता है। और ये लोग जो है वो अमृत मंथन, मतलब जैसे कोई भी अगर काम करते हैं तो इसको, जैसे कोई भी काम अगर इनके हाथ में दे दिया तो उसको ये काफी अंदर तक, डीप तक उस चीज को एनालिसिस करके बाद में उस काम को करते हैं। एक तो कम बोलते हैं और अगर बोलते हैं तो बहुत ज्यादा बोलने की हैबिट होती है। चाइनीज फूड ज्यादा इनको अच्छा लगता है। साबूदाने की खिचड़ी, मूंगफली के दाने ये बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं। और इनका जो मेन शौक है ये हमेशा शांत रहते हैं और बोलते हैं तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। केतु का अगर दूसरे भाव में होता है, व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, मतलब इतना जल्दी बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। और एक व्यक्ति को अचार पापड़, मतलब एसेसरी जो होती है ना खाने के साथ, मूली गाजर अदरक लहसुन, ये उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ऐसे व्यक्ति जो है वो घूमने के भी थोड़े शौकीन होते हैं। पिता का सुख उनको कमजोर रहता है और आंखें थोड़ी एकदम ब्लैकिश नहीं होती इनकी, और थोड़ी सी हटके इनकी आंखों का कलर मिलेगा। ये मैंने सेकंड हाउस का बताया है। आप लोग मुझे बताइए इसमें से ऐसा कोई व्यक्ति है जो मैंने इतनी चीजें बताई उसमें कोई भी प्लेनेट आपका है उसमें सेकंड हाउस में? शुक्र है गुरुदेव, शुक्र है शुक्र है, आपका केतु है। तो। हाँ तो शुक्र और केतु है हाँ जी। तो थोड़ा जल्दी बोलते हैं क्या आप? नहीं, बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं बोलता। हाँ मतलब जल्दी बोलने की आदत तो हैबिट होती है। और एक आपको सलाद है, अचार है, चटनी है, पापड़, ये बड़े पसंद है। और पिता का सुख, मतलब पिता से दूर रहता है ऐसे व्यक्ति, और या पिता का सुख कम मिलता है। दूसरा, हमेशा ब्रांडेड पहनने का शौक होता है, अच्छे से रहने का शौक होता है और
अच्छे खाने को सजा कर खाते हैं ऐसे व्यक्ति। और कोई है कोई इस तरह का जिसके सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो? जी मेरे है शुक्र है। तो आपको भी इस तरह का शौक है जो मैंने बताया आपको? सब खाना अच्छी तरह पूरा थाली सज के आए और ब्रांडेड खाने पहनने का शौक हो, अच्छे से रहने का शौक हो, परफ्यूम का शौक हो, ये सब चीजें सेकंड हाउस के शुक्र को वरदान होता है। अच्छे से मीठा बोलते हैं, कभी किसी को हर्ट नहीं करते, ये हैबिट होती है, क्योंकि वाणी का कारक भी सेकंड हाउस है, मैंने बताया था अभी आपको। और खाने पीने का शौक भी इसी से ही पता लगता है। ये सब चीजें डिनोट जो उसके कारकत्व जो है, मतलब सेकंड हाउस के जितने भी कारकत्व हैं उस पर इनका इफेक्ट आता है। चलिए मैं एक भाव और लेता हूँ। कुछ मैंने कल कुछ बताया था और आज भी मैं वापस से बताऊंगा कि धन योग किसको बोलते हैं, इसको करोड़पति योग बोलते हैं। गुरु व्यक्ति और शुक्र धन है। देखिए मैं एक और चीज बता दूं, नाड़ी में कुछ नाड़ी के जो लेखक हैं उन्होंने ये लिखा है कि गुरु जो है वो केवल पुरुष है, लेकिन जब ये बात बहुत आगे गई और बीबी रमन साहब जो आईकास के चेयरमैन हुआ करते थे, उन तक जब ये बात आई तो उन्होंने एक अपनी बुक में लिखा है कि कभी भी देखिए नाड़ी का जो सिद्धांत है, नाड़ी हमेशा बहुत पुराने सालों की है और ये तमिल में सबसे पहले आई थी। इसको 12,500 साल पहले ही आ चुकी थी। सबसे पहले जो अपने जो सबसे पहले जो लाइब्रेरी में आई थी ना, ये आपके 1939 में सबसे पहले इसका कलेक्शन हुआ था और वो हुआ था मैसूर लाइब्रेरी में, सबसे पहले जो आई थी 1939 में। एक जियोमैक करके एक लाइब्रेरी है मैसूर में, वहाँ सबसे पहले इसकी पहली बुक आई थी 1939 में। फिर 1943 में जो आईकाज ने इसका सबसे पहले इसको डिनोट किया था और इन्होंने तमिल भाषा में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, वीवी रमन साहब ने। उसके बाद आरजी राव साहब ने सबसे ज्यादा संकलन किया इसका, और आरजी राव साहब के बाद तो इसके के साथ छेड़छाड़ हुई। एक सुंदरन जी भी हैं जिसको इसके अच्छे लेखक रहे हैं, लेकिन आरजी साहब ने जो काम किया इस पर सबसे अच्छा किया। जैसे CS पटेल साहब भी है जिन्होंने चंद्रकला नाड़ी लिखी है। उन्होंने प्रभुनंदी नाड़ी पे ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन चंद्रकला नाड़ी उनकी है। उसके बाद नवांश के पहले देखिए, इसमें एक और चीज मैं बता दूं आपको, इसमें अनइक्वल डिवाइडेशन पहले लिखा कुछ लोगों ने, जो 60 मिनट से और 7 सेकंड से और 24 मिनट के टाइमिंग को अपन डिनोट कर सकते थे अनइक्वल डिवाइडेशन को, और इक्वल डिवाइडेशन 48 सेकंड तक के प्रिडिक्शन कर सकते थे। लेकिन दोनों में विरोधाभास था कि इसको अनइक्वल डिवाइडेशन में लिया जाए या इक्वल डिवाइडेशन में लिया जाए। तो जो नंदेश्वर नाड़ी जो ने लिखी थी आपकी CS पटेल साहब ने, उसमें पहले इन्होंने ये नहीं लिखा था, इन्होंने बोला कि इसका इक्वल डिवाइडेशन है। लेकिन बाद में जब इन्होंने नवांश पर एक रिसर्च की थी और नवांश पे एक किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने लिखा था कि मेरी नाड़ी की किताब में दोनों अनइक्वल भी होना चाहिए और इक्वल डिवाइडेशन भी होना चाहिए, दोनों तरीके से प्रिडिक्शन देना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये अपने पास इसका कलेक्शन आया था इंडिया में, वो 1939 में जियोमैक लाइब्रेरी में आया था मैसूर में। उसके बाद 1943 में इससे काम चालू हुआ था। इसके 150 नाड़ी हैं, 150 नाड़ी के अलग अलग नाम है, वसुधा है, वैष्णवी है, कौतुकी है, इस तरह से 150 नाम है। और 150 क्यों है? क्योंकि जो अपना कालचक्र, अपने जो पुराने जो अपने ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो अपनी वो कालचक्र है, कोई भी चक्र अगर है तो उसकी तो 360 डिग्री ही होती है, चाहे छोटा हो वो, चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे ओवल शेप में हो, चाहे राउंड शेप में हो। और उसके जो एक भाव है उसका जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री के अगर 5 तत्वों से उसको गुना किया जाए तो 150 होता है। तो इस तरह से 150 नाड़ियों का विश्लेषण है। लेकिन
आजीराव सिटी 1992 में डेथ होने के बाद में ये भृगुनंदी नाड़ी आई, और आज जो है वो भृगुनंदी नाड़ी ही पूरे इसमें चली हुई है। तो धनयोग में करोड़पति योग बता रहा था कि गुरु व्यक्ति है, मतलब पुरुष भी है और स्त्री भी है। पुरुष और स्त्री क्यों है? क्योंकि जीव इसको बोलते हैं वैदिक में भी और नाड़ी में भी। तो जीव जो है, जीव का मतलब है आपका जो प्राण वायु है, उसको गुरु बोला जाता है, और ऑक्सीजन जो है उसको भी गुरु बोला जाता है। तो वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों के लिए इक्वल है, दोनों को ही जरूरत है। तो गुरु जो है वो व्यक्ति है और शुक्र जो है धन है। तो गुरु वो प्लस शुक्र की अगर कोई युति है तो उसके पास अच्छा धन होगा। आप किसी अब कुंडली में आप अगर चेक करेंगे और गुरु और शुक्र अगर एक जगह पर है तो उस व्यक्ति के पास अच्छा धन मिलेगा। अब देखिए, गुरु व्यक्ति है, शुक्र विष्णु और बुध जो है लक्ष्मी है। तो ये लक्ष्मी विष्णु योग बनता है। तो अगर किसी की कुंडली में गुरु शुक्र और बुध अगर एक जगह पर हैं तो भी अच्छा लक्ष्मी योग बनाता है। गुरु बुध शुक्र और शनि जो है वह वैभव राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन मेहनत से उस व्यक्ति ने कमाया होगा, क्योंकि शनि जो है वो वर्क को डिनोट करता है। नाड़ी में जो शनि है वो आदमी के वर्क को और उसकी मेहनत को डिनोट करता है। इसके बाद शुक्र अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो या 2 और 11 में बैठा हो तो व्यक्ति करोड़पति 100% होगा। शुक्र स्वराशि में बैठा हो तो भी व्यक्ति, और धनेश में हो, धनेश अगर शुक्र स्वराशि में बैठा है तो भी व्यक्ति के पास अच्छा पैसा मिलेगा। इसके बाद देखिए, राहु की स्थिति भी व्यक्ति को पैसे वाला बनाती है। अगर मंगल और शनि उच्च के राहु के साथ में अगर नाड़ी लिंक बनाते हैं और होते हैं तो वो उस व्यक्ति के पास भी अच्छा पैसा होगा। जन्म कुंडली में मंगल और शनि अपनी अपनी राशि में हो और एक दूसरे को देखते हो तो भी व्यक्ति के पास अच्छा पैसा मिलेगा। और प्रॉपर्टी योग भी मंगल और शनि से ही देखते हैं। मकर में यदि मंगल और शनि या कुंभ में एक साथ बैठे हों तो भी व्यक्ति के पास अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा पैसा मीन्स अरबपति। और अगर वो उच्च का बैठा हो और राहु के साथ में नाड़ी लिंक बनाता हो तो ऐसा व्यक्ति खजाने का भी मालिक होता है, मतलब अच्छा पैसा होगा। व्यक्ति के पास धन कब आता है? ये नाड़ी का सिद्धांत बता रहा हूँ। जब 2, 6, 11 की दशा अंतर्दशा है तो व्यक्ति के पास अच्छा पैसा आएगा, क्योंकि 2 और 11 जो है व्यक्ति को धन को डिनोट करते हैं। किसी के है ये, मैंने जितने योग बताए ये आपकी कुंडलियों में? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाव का स्वामी या दूसरे भाव में जो बैठा है और उसको कोई देख रहा है, मतलब इन तीनों में से मैंने बताया था आपको, शुक्र, बुध और गुरु, तो भी व्यक्ति के पास अच्छा धन आता है। जन्म कुंडली से शुक्र से गोचर का गुरु, मतलब गोचर से ऊपर से गोचर का ट्रांजिट हो जाए गुरु का, और उसके ऊपर से शनि भ्रमण करे या नाड़ी लिंक करे तो भी धन आता है। मतलब शुक्र का गोचर और गुरु का गोचर अगर शनि ऊपर से भ्रमण करे या नाड़ी लिंक करे तो व्यक्ति के पास धन जरूर आता है। नाड़ी लिंक में दोबारा आपको वापस से बता देता हूँ ताकि आप दोबारा दिमाग में बैठ जाए आपके। नाड़ी लिंक क्या है? नाड़ी लिंक दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां और 12वां, ये नाड़ी लिंक है।
धन का महीना जो निकालेंगे वो सूर्य से निकालते हैं, और जो दिन निकालते हैं वो हमेशा चंद्रमा से निकालते हैं, क्योंकि चंद्रमा सबसे कम समय में ट्रांजिट होता है, 2.25 दिन रहता है। सूर्य जो होता है 1 महीना होता है। तो इसका अगर अपन को भ्रमण देखना है तो सूर्य से भ्रमण देख लो, और अगर दिन निकालना है तो अपन को चंद्रमा से दिन निकाला जाता है। जन्म कुंडली के शुक्र से गोचर का चंद्रमा यदि गोचर करे, पहले तो सूर्य से गोचर देखो, फिर चंद्रमा से गोचर देखो, और नाड़ी लिंक देखो, और दूसरे भाव का स्वामी शुक्र के साथ अगर बैठ जाए या नाड़ी लिंक करे, या उसको धन भाव में बैठा हो, 2 और 11 में हो, या संबंध बनाता हो, तो भी व्यक्ति के पास पैसा आता है। देखिए, नाड़ी में एक क्या है, चंद्रमा से धन का खर्च करना भी देखते हैं, और केतु से ब्याज देखते हैं, केतु से कर्जा भी देखते हैं, और सूर्य और बुध से, मतलब जिनके सूर्य और बुध अगर एक साथ हैं और केतु भी साथ हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को नए नोट रखने की हैबिट हो। तो अभी किसी ने बताया था मुझे कि सूर्य केतु का जो है वो नाड़ी लिंक भी बनाया है साथ में, तो ऐसे व्यक्ति को नए नोट रखने की हैबिट होती है। और एक और चीज है कि ऐसे व्यक्ति के पास हमेशा एटीएम कार्ड जरूर मिलता है। और शुक्र देखिए स्वयं का धन है, सूर्य बुध बैंक है, और फाइनेंस का धन है। सूर्य बुध अगर एक जगह पर हैं, और अगर वो अस्त नहीं हुआ, मतलब 12 डिग्री से आगे डिफ्लेक्शन है, तो ऐसे व्यक्ति के पास फाइनेंस का भी धन होगा। और मंगल से हमेशा कर्जा देखते हैं, जैसे किसी के 6th हाउस पे मंगल स्वराशि का बैठा हो तो स्थान की भी आने की और उसको कर्ज लेने की हैबिट होगी। गुरु हमेशा जो है वो अच्छा वर्क करता है। गुरु और शुक्र मैंने बताया था अभी आपको, धन के लिए गुरु और शुक्र की हमेशा अच्छा होता है। और एक और मैंने चीज बताई थी कि जन्म कुंडली में अगर शुक्र की डिग्री ज्यादा है और शनि की डिग्री कम है तो धन ज्यादा आएगा, और काम कम करना पड़ेगा। इसके अपोजिट अगर व्यक्ति का है तो काम ज्यादा और धन कम आएगा। है किसी के चार्ट में ऐसा कि शुक्र की मेरे डिग्री गुरुदेव ज्यादा हो? मेरे गुरुदेव शुक्र 29 डिग्री का है, गुरु 10 डिग्री का है। हाँ हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को काम कम करना पड़ता है, पैसा ज्यादा। तो अपन भी आपको दूसरे भाव के और कुछ सूत्र बताता हूँ मैं। गुरु शुक्र दोनों ही अगर अच्छे भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति के पास हमेशा अच्छा पैसा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक है, और बैंक ये जो गुरु जो है वो व्यक्ति को पैसे को डिनोट करता है। मतलब देखिए, एक और चीज बता दूं मैं आपको, अगर गुरु शुक्र और शनि एक जगह पर हैं तो शनि जो क्या है कि मेहनत कराता है, मतलब शनि वर्क को डिनोट करता है नाड़ी में। तो ऐसे व्यक्ति को जिनका गुरु और शुक्र एक जगह पर है तो उनका बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा और लग्जरियस लाइफ उनकी अच्छी होगी। और ऐसे व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड भी मिलता गुरुदेव है। और अगर देखिए, एक रिक्वेस्ट बताइए ये है, जी। शुक्र लगन में है, शनि चौथे में है, और ये गुरु महाराज पंचम में है, तो गुरु नहीं, तो और चौथे का तो लिंक नहीं बना, चौथे का लिंक नहीं बना, क्योंकि नाड़ी में लिंक चौथा नहीं बनाता कभी। पंचम बन गया, 5वें से नाड़ी लिंक बन गया, चौथे को कभी भी नाड़ी लिंक में नहीं लिया गया है, तीसरे को नहीं लिया गया, और 10वें को नहीं लिया गया। नाड़ी लिंक में सिर्फ मैंने बताया था आपको 2, 5, 7, 9, 11, 12, दैट्स ऑल। 11 को भी कई ऑथर्स ने लिया है, कई ने नहीं लिया, लेकिन लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जो मैं CS पटेल साहब से पढ़ा, उनका भी बोला कि 11 भाव को जरूर लेना चाहिए नाड़ी लिंक। अच्छा गुरुदेव, एक चीज और समझा दो मेरे को।
शुक्र जी तो लगन में हो गया, 5वें जी में आपका गुरु महाराज हो गए, और बहुत 12वें बढ़िया में जी। मेरे 12वें में मेरे जो है 7वां भी खा लिया, 9वां भी खा लिया, 12वें में सूर्य बुध। हाँ तो नाड़ी लिंक आपका बना, देखो किससे बना, सूर्य बुध एक जगह पर आ गए और जी उससे आपका शुक्र का नाड़ी लिंक बन गया, क्योंकि वो सेकंड में आ गया। 12वें से पहला क्या सेकंड है, तो वो नाड़ी लिंक बन गया, और 1 से 5 का नाड़ी लिंक बन गया। तो ये तीनों सभी नाड़ी लिंक बन गए। तो इससे क्या हुआ कि एक तो बैंक बैलेंस अच्छा है, दूसरा क्या है कि बुध और जो गुरु है, जो सूर्य बुध जो है आपके, वो व्यक्ति को कार्ड लेने की हैबिट, मतलब कार्ड से और नए नोट रखने की हैबिट, ये आदमी में पड़ जाती है। और प्लास्टिक के नोट, मतलब ज्यादातर कार्ड यूज आप कम करते होंगे, क्योंकि बुध के साथ जो है वो नाड़ी लिंक बनाया गुरु ने। तो ऐसा तो व्यक्ति पैसा और नए नोट ज्यादा खर्च करता है। और गुरुदेव जैसे सूर्य मेरा ना बुध मेरा अस्त भी है, वक्री भी है। नहीं तो गड़बड़ हो गया। इसमें पहली कंडीशन है कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए। नाड़ी में सबसे पहली कंडीशन है कि बुध अस्त, मैंने अभी बताया था 5 मिनट पहले कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए। अगर बुध अस्त हो गया तो काम को खराब कर देता है। मतलब तो वही तो कह रहे हैं, देखो जी एटीएम कार्ड तो मैं रखता हूँ, मगर मैंने जिंदगी में मुझे यूज ही नहीं करना है आज तक। हाँ, वो केवल बुध अस्त की वजह से गड़बड़ हुई, क्योंकि बुध अगर ठीक है अस्त जी। नहीं होता तो आप ज्यादातर कार्ड यूज करते। तो ये है, तो ये अपन सेकंड हाउस तक अपन चले हैं आज। और आप लोग अपने सभी के में देखना ये किन के ये आज अपन केवल दूसरे हाउस तक पहुंचे हैं, और मैं इस तरह से आपको 12वें हाउस पे लेके चलूंगा। फिर मैं आपको कई ऐसे संयोग आपको नोट कराऊंगा जो आप बिल्कुल अद्भुत है नाड़ी के। और और नाड़ी गुरुदेव से जैसे किसी भाव में कोई प्लेनेट बैठा है ना, राशि का भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, राशि का कोई फर्क नहीं है। नहीं, इसमें क्या है कि जैसे मैंने ये जो बताया आपको कि अगर जैसे धनेश अगर बैठा है, धनेश जैसे अगर कोई किसी का शुक्र जो है धनेश अगर 10वें स्थान में और 11वें में कोई अगर गुरु बैठा हुआ है तो नाड़ी लिंक बन गया। क्योंकि नाड़ी लिंक मैंने बताया था आपको कि दूसरा भी नाड़ी लिंक है। तो अगर धनेश अगर 10वें स्थान में 11वें में कोई बैठ गया तो नाड़ी लिंक बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि भाव का भी अगर वो भावाधिपति जहाँ बैठा है वो भी वो फर्क पड़ेगा, तो उसको मान्य है वो नाड़ी में। ठीक है, पर आपका कहने का मतलब ये है मेरा जो लिंक बना वो शुक्र गुरु बुध और सूर्य का बना। जी जी जी। और इसमें मैं आपको आगे चल के कुछ इसके लक्षण भी बताऊंगा कि इसके जो आपके उससे देखते हैं कि क्या बोलते हैं नक्षत्र से कैसे देखते हैं, वो आपको लास्ट वाली क्लासों में सिखाऊंगा कि इसको नक्षत्र से कैसे चेक किया जाता है, नक्षत्र के क्या इम्पैक्ट आते हैं। अभी तो केवल मैं आपको सेकंड हाउस से लेके 12वें हाउस तक पहले बताऊंगा। और इसमें भावाधिपति काम करता है, आपके ग्रह काम करते हैं और राशियां काम करती हैं। ठीक है, कल अपन तीसरे भाव और चौथे भाव पे चलेंगे। काफी लंबे लंबे हैं ये, आपको मजा भी आएगा और आप किसी के भी प्रिडिक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे गुरुदेव मेरा जो मतलब 12वां भाव है उसमें 6 नंबर राशि है, और जो चौथा भाव है उसमें 10 नंबर राशि है। 2 नंबर मेरा जो 8वां भाव है उसमें 2 नंबर राशि वो खाली है। तो इसमें जो रिलेशन बन गया वो सूर्य बुध और शनि केतु का बन गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लोन भी कहीं से लेना पड़ा होगा ना जी, लोन तो जब मशीनें ली थी तब तो लेना मजबूरी था जी गुरुदेव। 100%, बहुत क्योंकि मैंने अभी बताया था 5 मिनट पहले केतु जो है लोन है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि तो उस जमाने में वो मशीनें कहीं की 1-1 करोड़ से ऊपर की थी गुरुदेव, तो उस जी समय जी, तो तो लेना लेना पड़ा मजबूरी थी। होगा। हाँ, हाँ क्योंकि हाँ। केतु का संबंध बना है इसलिए। हम्म। ये बाकी है जैसे नाड़ी आपने बताया सूर्य केतु का भी लिंक बन रहा है, तो कमर में तो मेरे बहुत जबरदस्त दर्द रहा कमर गुरुदेव, में बहुत। केतु सूर्य कमर में दर्द कर देता है और पैसा अगर किसी को 200 अटक जाता है। और वो उसको आज तक सारी जिंदगी हुआ यही है।
हाँ, तो ये मैं आपको, चलिए कल अपन 8 बजे मिलते हैं वापस। थैंक यू गुरुदेव, कल थैंक अपन यू वेरी तीसरे मच। भाव से स्टार्ट करेंगे और आप हाँ, लोगों को मजा आएगा। नाड़ी के बहुत अच्छे, आगे चल के मैं सूत्र भी दिखाऊंगा आपको कुछ नाड़ी के। अच्छा गुरुदेव, एक रिक्वेस्ट मैं ये करना चाह रहा था कि जैसे मेरे 1 नंबर राशि पड़ती है 7वें भाव में, और 5 नंबर पड़ती है 11वें भाव में, और जो 9 नंबर है वो पड़ती है 3रे भाव में। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा राशि वाइज, भाव वाइज बनेगा ये कॉम्बिनेशन? नहीं, भाव हमेशा आपके भाव से बनता है, राशि से कोई मतलब नहीं। अच्छा। भावाधिपति, हाँ, भावाधिपति और आपके ग्रह ये काम करेंगे। इसमें मैंने बताया था ना, ट्राइन काम करते हैं, 1, 5, 9, 2, 6, 10, और इसमें एक तो दूसरा एक पहले भाव का, 5वें भाव का, 9वें भाव का एक ट्राइन बन गया, दूसरे भाव का, 6ठे भाव का, 10वें भाव का एक ट्राइन बन गया, ये मतलब हो गया ना फिर तो? हाँ जी, इस टाइम से। और एक आपके 3रा, 7वां, 11वां एक ट्राइन है, और हाँ जी, और चौथा 4, 8, 12। हाँ जी, हाँ, ये ट्राइन है। लेकिन इसमें जो नाड़ी लिंक हमेशा वो पहला, मतलब लग्न तो है ही है, उसके बाद दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 12वां, ये नाड़ी लिंक है। ठीक है, तो कल अपन 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप जब गुरुजी। इसमें जब ग्रहों को आप रखेंगे, बस एक शुभ चीज रात्रि क्लियर गुरुजी। करूंगा इसमें। इसमें जब ग्रहों का रखेंगे ना, तो पहले सबसे पहले काम करिएगा, जो भी ग्रह है ना, त्रिकोण के कौन से हैं, कोई सा भी त्रिकोण हो, 4 त्रिकोणों में जो भी त्रिकोण हो, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंस में आएंगे। हाँ, ट्राइन और जो सबसे ज्यादा राशि इम्पोर्टेंट है। हाँ, चाहे वो धर्म त्रिकोण हो, हाँ, अर्थ काम त्रिकोण हो, त्रिकोण, चाहे धर्म धर्म त्रिकोण। त्रिकोण हो, हाँ, हाँ, जो भी त्रिकोण होगा वो होगा, और उसके और उसकी जैसे राशि दूसरे भाव में यस। सूर्य शुक्र केतु है, 3रे भाव में बुध हो, तो ये ट्राइन के संबंध बनेंगे क्या इसके? कौन से आप बताइए मुझे? दूसरे भाव में सूर्य शुक्र केतु, 3रे भाव में हाँ, बुध हो, तो ट्राइन दूसरे भाव में क्या संबंध? है? दूसरे भाव में क्या आ गया? सूर्य शुक्र केतु, और 3रे में आया बुध, 3रे में हाँ, बुध तो आया। नाड़ी लिंक बन गया बेटा, नाड़ी लिंक हो गया है, ठीक। सेकंड से नाड़ी लिंक बन गया। गुरुजी मेरे सारे प्लैनेट नाड़ी लिंक से कनेक्टेड हो जाते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा चौथे में मंगल राहु है, 5वें में मून है, और 6ठे में जुपिटर, सैटर्न और सन, 7वें में बुध और शुक्र, और 10वें में नहीं, जैसे नहीं, पंचम से 7वें का कोई संबंध नहीं बना। नहीं गुरुजी, मैं बताता हूँ, अगर मैं छठे घर को लेता हूँ, तो 6ठे से दूसरा घर हो गया 7वां, और 11वें 12वें हो गया, 11वें और 12वें हो गया चौथा और 5वां, और 10वां घर हो गया 5वां। तो सारे प्लैनेट 6ठे घर से लिंक, नाड़ी लिंक हो जाता है 6ठे घर से सबका। काम करेंगे लास्ट में, जो है ना, अपना ये एग्जांपल और चार्ट्स रख लेंगे, तो उससे सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे। आप बिल्कुल परफेक्टली कह रहे हैं भाई जी, एक तो ये चार्ट रखने पड़ेंगे, तभी जरा एक बार अपने 10-12 लोग लेकिन वो लास्ट की क्लास में रखेंगे, तब तक आप हाँ जी, वो कैसे भी रख लो जी, वो कोई क्या दिक्कत होता है, बीच में मतलब इंटरप्शन नहीं होता है, जब बोल रहे हैं तो नहीं। हाँ, फ्लो बिल्कुल इंटरप्शन नहीं होगा बस। थैंक यू मुकेश जी। चार्ट थैंक यू भाई जी, थैंक यू।